सुप्रभात प्यारे बच्चों पाठ 4 शौर्य में कवि भूषण जी ने रीतिकालीन परंपरा से हटकर वीर रस की रचनाएं की हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में महाराजा छत्रसाल तथा शिवाजी महाराज के शौर्य का अभूतपूर्व वर्णन किया है। यहाँ कवि भूषण की 4 कवित्व दिए गए हैं। प्रथम कवित्व में शिवाजी महाराज और उनकी सेना के युद्ध भूमि में पराक्रम का वर्णन किया गया है। द्वितीय कवित्व में कवि ने शिवाजी महाराज की चतुरनी सेना के युद्ध स्थल के लिए प्रयाण का वर्णन किया है। तीसरे कवित्व में कवि भूषण ने यह स्पष्ट किया है कि जहाँ जहाँ मुगल शाही है वहाँ वहाँ शिवाजी अपना दावा पेश करते हैं। और चौथे कवित्व में मतलब चौथी पंक्ति में कवि ने मुगलों की बेगमों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। आइए पहले हम अपने कविता को पढ़ लेते हैं, फिर उसका अर्थ मैं आपको स्पष्ट करूँगी। छूटत कमान और 3 गोली बानन के, मुश्किल होती मुरचान हूँ की ओट में। ता समय शिवराज हुकुम के हल्ला की हो, दाबा बांधी परो हल्ला बीर बट जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, किस्मती यहाँ लगी जाकी बट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पै पाँव दे दे, अरे मुख घाव दे दे कूदी परे कोट में। यहाँ पर शिवाजी महाराज जब मुगल सेना से युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध भूमि में शिवाजी ने ऐसा आतंक दिखाया कि मुगल वैसे ही डर गए। वे मोर्चन के 8 लिए हैं, ओट मतलब आड़ लिए हुए हैं, मतलब छुपे हुए हैं से जो मुगल हैं वो भी शिवाजी से लड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब वो छुपकर भी शिवाजी के सैनिकों पर और शिवाजी पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, चोटत कमान और 3 गोली बानन के, मतलब जो कमान है वो धनुष, कमान मतलब धनुष, जो धनुष है वो अपने तीर निकल रहे हैं। मुश्किल होती मोर्चान हूँ की ओट में, मतलब कमान निकले जा रहे हैं, धनुष जो हैं वो निकले जा रहे हैं और जो मुगल हैं वो छुपकर वो ओढ़ लिए हुए भी युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ता समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, उस समय शिवाजी ने क्या किया, समय मतलब समय, शिवाजी ने क्या किया, आक्रमण के लिए हल्ला कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मुगल की सेना छुपकर भी हमला नहीं कर पा रही है, उनकी सेना अब हमारे सामने कमज़ोर पड़ गई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आक्रमण के लिए बोल दिया, दावा बांधी परो हल्ला बीट बट जोट में। तब उन्होंने क्या किया कि युद्ध के लिए आक्रमण के लिए बोल दिया और जो उनके सैनिक हैं वो उन पर दावा बोल दिए, मतलब वो उन पर युद्ध के लिए कूद पड़े। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, कीमती यहाँ लगी जाकी बट जोट में। मतलब वीरों के समूह में किसका वर्णन करूं ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। भूषण जी को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन वीरों के समूह में किसका वर्णन मैं करूं। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, अरे मुख घाव दे दे कूद पड़े कोट में। मतलब शिवाजी का आदेश पाते ही उनके सैनिक मूछों पर ताव देते हुए, मतलब अपने मूछों को वो ताव देते हुए क्या किए, कंगूरों पर पाँव देते हुए युद्ध भूमि में कूद पड़े और उन्होंने दुश्मनों को तुरंत घायल कर दिया, उन्होंने तुरंत आक्रमण कर दिया। कोट मतलब होता है किले में, मतलब उन्होंने क्या किया, किले में छुपकर बैठे हुए जो मुगल सेनानी थे उन पर हमला बोल दिया। आगे देखिए दूसरी पंक्ति, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गेवरन के रलत हैं। हेल फैल खैल भैल
खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल, सैल उछलत है, तारा सो तरनी धूर धरा में लगत, जिमी धारा पर पार, पारावर यो हालत है। साजी चतुरन सैन, रंग में तुरंग चढ़ी, सर्जा शिवाजी जंग, जीतन चलत है। साजी मतलब सजाकर, चतुरंग हाथी। देखिए हम युद्ध देखे होंगे कभी टीवी में, तो युद्ध में कैसे सेना जो राजा उजा होते हैं वो युद्ध पर बैठे होते हैं, उसमें घोड़ा होते हैं, ऊँट होते हैं, हाथी होते हैं, तो ऐसे ऐसे उनकी रथ तैयार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी है। तुरंग मतलब घोड़ा, और सर्जा का अर्थ होता है शेर के समान शिवाजी की उपाधि। तो यहाँ पर भूषण जी क्या बोल रहे हैं कि शिवाजी की सेना में विशालकाय हाथी थे। युद्ध के लिए प्रयाण करते समय जब बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे, अभी देखिए उनका क्या बोलना है भूषण जी का कि शिवाजी की जो रैली निकली है, शिवाजी जो युद्ध के लिए निकले हैं, तो उसमें इतने बड़े बड़े विशाल हाथी हैं, घोड़े हैं, जो शिवाजी के संग युद्ध के लिए चल पड़े हैं। भूकन भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गेवरन के रलत है। अभी देखिए भूकन मतलब भूखा, बनत मतलब कहना, और नाद शोर होता है, बेहद बृहद बहुत बड़े, नगारन नगाड़ों के, मद मतलब मस्त, हाथी के गंडस्थल से झरने वाला प्रभावी द्रव, गेवरन के रलत है, विशालकाय हाथी बहता है। मतलब जब शिवाजी युद्ध कर रहे हैं, जब शिवाजी के चलने पर नगाड़े बज रहे हैं, तो वो बड़े बड़े हाथी भी क्या कर रहे हैं, उनके सूंड से पानियों का फव्वारा बहा रहे हैं। मतलब जब नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़ा युद्ध के लिए जो बज रहा है, तो तब हाथियों के सूंड से पानी झरने जैसा गिर रहा है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में भूषण जी ने शिवाजी का वर्णन किया है, किस तरह उनके सैनिक हैं, किस तरह से उनकी मतलब वीरता का उन्होंने वर्णन किया है। नमस्कार दोस्तों, आगे देखिए, एल फैल खैल भैल, खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल, सैल उछलत है। मतलब एल फैल मतलब इधर उधर, खैल फैल मतलब खलबली, खलक विश्व संसार। उसके बाद उनका क्या कहना है भूषण जी का कि जैसे जैसे उनके विशाल हाथी चल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, युद्ध में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो अगल बगल के सारे पहाड़ वहाड़ को ऐसे ही गिरा दे रहे हैं, ऐसे ही जड़ से उखाड़ कर विशाल विशाल पेड़ों को युद्ध में फेंक दे रहे हैं। तारा सो तरनी धुरी धरा में लगत, जिमी थारा पर पारा, परावार यो हालत है। अभी देखिए, तारा सो तरनी, तारा के समान, तरनी सूरज, धुरी धारा धूल की धारा, पारावार समुद्र, हालत हिल रहा है। मतलब उनका क्या बोलना है कि हाथियों के पद प्रहार से धरती में इतना कंपन होता था कि समुद्र किसी विशाल थाल में रखे पारे के समान हिलने। गरुण को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर, सिंह सिरताज को, दावा पुरोहित को पहाड़न के कूल पर, दावा सब परचिन के गोल पर, बाज को भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे, पूरा पंचादेश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पात शाही तहाँ दावा शिवराज को। अभी देखिए इसका अर्थ देखते हैं। गरुण को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर, सिरताज को। देखिए गरुड़ कौन होता है, गरुड़ मतलब एक पक्षी है, ठीक है। दावा मतलब अधिकार, नाग का मतलब आपको पता होगा सांप। यहाँ पर उनका क्या बोलना है कि जिस प्रकार से गरुड़ नागों पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, शेर हाथियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं।
मतलब जैसे गरुड़ नाग पर अपना कैसे दावा कर लेता है, वैसे ही जो ये हैं उन्होंने क्या किया है, सारे पशुओं पर अपना दावा, अपना अधिकार कर लिया है। दावा पुरहुत को पहाड़न के कूल पर, दावा सब पश्चिम के गोल पर, बाज को, पक्षी मतलब पक्षियों के समूह, गोल मतलब समूह, मही मतलब भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे, पूरब पंचादेश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पार्थशाही तहाँ दावा शिवराज को। आपको मैं इन सब पंक्तियों का अर्थ बताती हूँ कि भूषण जी बोल रहे हैं कि जैसे गरुड़ नागों पर अपना दावा, नाग मतलब सांप, उन पर अपना अधिकार कर लेते हैं, वैसे ही शेर हाथियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। सिंह मतलब शेर। बाज पक्षी इंद्र पहाड़ों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, इंद्र पहाड़ों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। बाज पक्षी अन्य पक्षियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत कर लेते हैं। उसी प्रकार भूषण कवि के अनुसार शिवाजी भी पूरी धरती पर जहाँ जहाँ मुगलशाही है वहाँ वहाँ अपना अधिकार कर लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती तो वे बीजन डुलाती है। भूषण बनत शिवराज वीर, तेरे त्रास नगन जड़ाती तो वे नगन जड़ाती है। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि चौथे पैराग्राफ में वो क्या करने वाले हैं, जो मुगलशाही हैं उनकी बीबियों के, उनकी पत्नियों की दशा बताने वाले हैं। तो देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, मतलब शिवाजी के हमले से भयभीत होकर मुगलों की जो बेगमें मतलब जो उनकी पत्नियां हैं, जो ऊंचे ऊंचे स्वर्ग जैसे महलों में रहती थी, भागकर जंगलों और पर्वतों पर छिप गई है। कंदमूल भोग करे 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। तो पहले ये बेगमें उत्तम फलों पकवानों का सेवन करती थी, अब वे जंगलों में उपलब्ध कंदमूल का सेवन कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती ते वे बीजन डुलाती है। ये बेगमें पहले दिन में 3 बार खाती थी, अब वे केवल 3 बार के फल खाकर रह जा रही हैं। पहले इन बेगमों का शरीर गहनों के आधिक्य के कारण शिथिल हो जाता था, किंतु अब उनका शरीर भूख के कारण शिथिल हो गया है। भूषण बनत शिवराज वीर, तेरे त्रास मतलब कष्ट, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है। शिवाजी के हमले के पूर्व ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली बेगमों को गर्मी से बचाने के लिए बांदियाँ पंखे डुलाती थी, अब वे जंगल फिर रही हैं। मतलब इस कविता में, इस पूरक पठन में भूषण जी ने शिवाजी के हमले से लेकर उनका वर्णन तथा उनके हमले द्वारा, उनके आक्रमण के बाद मुगलों की पत्नियों की क्या दशा होती है उसका भी वर्णन इस पाठ में किया गया है। आशा करती हूँ कि मैंने इन जो छोटे शब्दों में आपको इस पाठ का स्पष्टीकरण किया है वो आपको समझ में आया होगा। आपको स्वाध्याय हेतु प्रश्नोत्तर मैं भेज रही हूँ, आप लोग इस पाठ का स्पष्टीकरण सुनेंगे, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद ही स्वाध्याय हेतु प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।